हेलो फ्रेंड्स, आप दुनिया का कोई भी डेवलप कंट्री उठा के देख लीजिए, यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, कोई भी कंट्री हो जाए, उन सभी कंट्री में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, ये कंटिन्यूस इनोवेशन या फिर R&D। और अगर कंटिन्यूस इनोवेशन एंड R&D की वजह से कौन से अपॉर्चुनिटी बनती है, इसके बारे में हम देखें तो इसमें बहुत सारे सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी बनती है। तो उसमें से आज एक सेक्टर का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि लैब इक्विपमेंट एंड लैब वेयर का सेगमेंट। बट वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट एनालिसिस और बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल में डालता रहता हूं, जिसके वजह से आपको आपके फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अपने फाइनेंशियल नॉलेज को स्किप मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस सेक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप ये लैब वेयर का सेगमेंट देखें, देन इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हो गया प्लास्टिक और एक हो गया ग्लास। और ग्लास में एक कंपनी काम करती है जिसका नाम है बोरोसिल। और अगर आप बोरोसिल के बारे में स्टॉक एनालिसिस देखना चाहते हैं, देन कमेंट में लिख के बताइए। तो अभी चलते हैं प्लास्टिक सेगमेंट की तरफ, और प्लास्टिक सेगमेंट में क्या चल रहा है इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो अभी अगर करंट सिचुएशन का बात करें, देन जो प्लास्टिक लैब वेयर का सेगमेंट है वो ग्लास के लैब वेयर के सेगमेंट का मार्केट शेयर खा रहा है। क्योंकि अगर इंडिया में देखें, देन 2015 के टाइम 41% ही प्लास्टिक लैब वेयर था, लेकिन 2025 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर बढ़ के 75% हो जाएगा। यानी कि 75% प्लास्टिक लैब वेयर और 25% ग्लास लैब वेयर। और ये जो ग्रोथ दिख रहा है ना, ये किसी एक सेगमेंट में नहीं दिख रहा है, ये प्लास्टिक लैब वेयर के सारे सेगमेंट में दिख रहा है। जैसे कि प्लास्टिक लैब वेयर कंज्यूमेबल का जो ग्रोथ है वो 15.2% से हो रहा है, लैब रियूजेबल का जो ग्रोथ है वो 11.8% से, और जो पीसीआर है या फिर सेल कल्चर का जो ग्रोथ है वो 18.4% से हो रहा है। और जो इतना ज़्यादा ग्रोथ दिख रहा है ना, इसके पीछे कुछ मेन रीजन्स है। क्योंकि जब हम प्लास्टिक लैब वेयर यूज करते हैं तो इसके वजह से इनका एप्लीकेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हम बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें ग्लास लैब वेयर को यूज़ नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स और हैजर्डस मेटल्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो प्लास्टिक लैब वेयर को यूज़ करके हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि सेफ्टी को एनहांस करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंटामिनेटेड नहीं होता है, क्योंकि जब हम केमिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं और चीज़ ही कंटामिनेटेड हो गया, जो रिएक्शन ही कंटामिनेटेड हो गया, देन उसका कुछ फायदा नहीं है। तो कंटामिनेशन ना होना एक बहुत ज़्यादा फायदा देता है, तो इसकी वजह से हम प्लास्टिक लैब वेयर यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट ये है कि जो ईज ऑफ हैंडलिंग, यानी कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। और छठा पॉइंट ये है कि इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये प्लास्टिक से है, क्योंकि अगर कांच गिर गया देन वो टूट जाएगा। लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। और अभी क्या चल रहा है कि सीआरओ में ग्रोथ हो रहा है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ आ रहा है। इसके बारे में अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सिंजिन के रिलेटेड या फिर पिरामल फार्मा के रिलेटेड, मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। और जो लैब टेस्टिंग कंपनी जैसे कि कृष्णा हो गया या फिर डॉक्टर लाल हो गया, वो सारे कंपनीज में ग्रोथ आ रहा है, जो चेंज में ग्रोथ आ रहा है, जिसके वजह से जो लैब टेस्टिंग इक्विपमेंट का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसके वजह से ये सारे प्रोडक्ट में ग्रोथ आ रहा है। और अगर आप कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, जो कि पूरे मार्केट को बहुत ही लो कॉस्ट में डिस्टर्ब कर रहा है जियो की तरह, देन आप उसका वीडियो आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी तो हमने इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा बातें कर लिया। अभी कंपनी के बारे में अगर बात करें, देन ये कंपनी का नाम है तारसन प्रोडक्ट लिमिटेड। और ये कंपनी कौन से सेगमेंट में ऑपरेट करती है देखें, देन इनका जो सबसे बड़ा और सबसे पहला जो सेगमेंट आ जाता है वो कंज्यूमेबल। और कंज्यूमेबल अभी इनके रेवेन्यू में 63% कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और कंज्यूमेबल में ये क्या क्या बनाते हैं, ये इसमें बनाते हैं सेंट्रीफ्यूज, क्रायोजेनिक वेयर, पीसीआर कंज्यूमेबल, पेट्री डिश। और इनका जो सेकंड सेगमेंट है वो रियूजेबल, यानी कि जिस प्रोडक्ट को आप बार बार यूज कर सकते हैं। और इस सेगमेंट में से अभी इनका 33% रेवेन्यू आ रहा है। और ये रियूजेबल में बोटल्स, बिकर्स, मेजरिंग सिलेंडर, रैक्स, जार्स, ये सारी चीज़ बनाते हैं। और भी कुछ प्रोडक्ट ये बनाते हैं जो कि इनके रेवेन्यू में ओनली 4% कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट में आता है वर्टेक्स सेकर, सेंट्रीफ्यूज, पिप्टर्स। तो अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं और ये इंडस्ट्री किस तरह का दिखता है। तो अभी अगर देखें ये प्रोडक्ट को कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, देन इनका एक बहुत ही बड़ा फैसिलिटी है जंगलपुर में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और इसमें से इनका 62% रेवेन्यू आ जाता है। और ये फैसिलिटी इनका खुद का है, और बाकी के प्रोडक्ट्स के लिए दूसरी फैसिलिटी को आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन अभी ये क्या करें कि और भी 2 बड़े फैसिलिटीज वेस्ट बंगाल में बना रहे, जो कि पंचला अमता में बन रहा है। और जब ये फैसिलिटी कमर्शलाइज हो जाएगा तो अभी इनको बाकी की कंपनीज को लीज देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट आउटसोर्स करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। खुद ही इन हाउस सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएगा, जिसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। तो जब ये सारे फैसिलिटीज कमर्शलाइज हो जाएगा, देन इनका पीसीआर का जो सेगमेंट है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा, क्योंकि ये फैसिलिटीज मोस्टली उसके लिए बना जा रहा है। और ये जितने भी प्रोडक्ट आउटसोर्स करते हैं वो नहीं करना पड़े। तो अभी तो हमने जान लिया कि कौन से प्रोडक्ट में काम करते हैं और कहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी जब प्रोडक्ट बना चुके हैं तो इनको एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा या फिर सेल तो करना पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्ट का बात आ जाता है तो ये मोस्टली 5 तरह के क्लाइंट को सर्विस देते हैं। पहला और सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया एकेडमिक्स एंड रिसर्च, जो कि इनके रेवेन्यू में 31% कंट्रीब्यूशन देता है। और इसमें इनके पास कुछ बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि NCBS, IICT, रेन फॉरेस्ट,
और कीट यूनिवर्सिटी। सिमिलरली दूसरा सेगमेंट हो गया फार्मा, जो कि इनके रेवेन्यू में 27% कंट्रीब्यूशन देता है और इसमें इनके पास डॉक्टर रेड्डी और एंजिन जैसे क्लाइंट्स है। सिमिलरली सीआरओ इनके रेवेन्यू में 11% कंट्रीब्यूशन देता है और इसमें इनके पास सिंजिन जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स है। और अगर इंडिया स्पेसिफिक बात करें देन जो लास्ट सेगमेंट हो जाता है वो डायग्नोस्टिक्स, और डायग्नोस्टिक इनके रेवेन्यू में 24% कंट्रीब्यूशन देता है और इस सेगमेंट में ये बहुत बड़े बड़े डायग्नोस्टिक चेन्स के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुके हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पाथ, मेट्रोपोलिस और माइले। सिमिलरली बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया के बाहर कुछ कंपनीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें नाम आ जाता है एप्टर और आइसेल। और अगर हम एक्सपोर्ट का बात करें देन इनका डोमेस्टिक और जो फॉरेन सेल देखें देन करेंटली जो फॉरेन सेल है ये इनके रेवेन्यू में 29% कंट्रीब्यूशन देता है और जो डोमेस्टिक सेल है ये इनके रेवेन्यू में 71% कंट्रीब्यूशन देता है। और अभी ये करेंटली 60 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करे, बट ये ट्राई करे कि अगले 5 या 10 साल में ये नंबर बढ़ के 120 कंट्रीज तक पहुंचा जाए। तो अभी अगर इनके फाइनेंशियल्स का बात करें देन इनका रेवेन्यू, एबिटा, पैट मार्जिन ये सारा चीज डाउनग्रेड हो रहा है, क्योंकि जो कोविड का सेकेंड वेव आया था जिसके वजह से जो डायग्नोस्टिक्स चेन हो गया या फिर जो रिसर्च में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा था, जिसकी वजह से इनको भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा था, क्योंकि ये एक प्रॉक्सी है जो इनोवेशन, लैब, रिसर्च ये सारे चीज़ का एक प्रॉक्सी है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहा था कोविड के टाइम। और जब ये कोविड का टाइम चला गया है तो उस लेवल से मैच नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे दिन ये थोड़ा डाउन दिखाई देगा। बट जब आप चीज़ों को थोड़ा जूम आउट करेंगे और अच्छे से देखेंगे दिन का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, एबिटा ग्रो कर रहा है, पैट मार्जिन ग्रो कर रहा है, पैट ग्रो कर रहा है और एबिटा मार्जिन भी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी नीचे आ रहा है। और अगर हम मार्जिन का बात करें देन इनका मार्जिन इंडस्ट्री में टॉप नॉच है, इसको आप इस चार्ट में इजीली देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी और कंपनी किस सेगमेंट में काम करे। अभी अगर कुछ रिस्क के बारे में बात करें देन इनका बहुत सारा रिस्क कंसंट्रेशन के वजह से है, क्योंकि इनका जो टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर है इंडिया में वो इनके रेवेन्यू में 56% कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर कोई भी एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर निकल गया इस चेन में से देन इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकता है। सिमिलरली इनका जो बहुत सारा रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करते हैं, 75% ऑफ द रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। बट जो टॉप 10 रॉ मटेरियल सप्लायर है वो 77% रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, जिसके वजह से अगर किसी भी तरह से रॉ मटेरियल के सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया देन इनका प्रोडक्ट को प्राइस हाइक करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट का जो सप्लाई हो इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इस कंपनी का क्लाइंट लॉस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि इनका सारा फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में ही सिचुएटेड है, बट इनका जो सेल्स आता है उसमें से 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन साउथ और वेस्ट इंडिया का रहता है, बट इनका सारा फैसिलिटी ईस्ट इंडिया में है, जिसकी वजह से इनको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। और चौथा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट अभी जो लैब इक्विपमेंट का प्राइस है या फिर लैब में जो भी चीज़ यूज़ होता है उसमें जीएसटी हाइक कर रहा है, जिसके वजह से नियर फ्यूचर में डिमांड साइड में थोड़ा कम ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया इस कंपनी में क्या क्या रिस्क है। तो अभी चलिए हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं कंपनी को 90 सेकंड के अंदर पूरा एनालिसिस करूँगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो ये कंपनी जो है प्लास्टिक लेबवेयर के सेगमेंट में ऑपरेट करती है और ये जो प्लास्टिक लेबवेयर का सेगमेंट है ये ग्लास लेबवेयर के सेगमेंट का मार्केट से खा रहा है। और ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट ग्रो कर रहा है, ये सारे सेगमेंट जो कि कंज्यूमेबल, रीयूजेबल, ये सारे सेगमेंट्स ग्रो कर रहे हैं। और अभी जैसे कि सीआरओ में ग्रोथ आ रहा है, जो लैब टेस्टिंग कंपनी से उनका चेंज में ग्रोथ आ रहा है, जिसके वजह से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलने का चांसेस है। और ये कंपनी लगभग 120 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने का प्लान करी है अगले 5 या 10 साल में, जिसके वजह से डोमेस्टिक और फॉरेन सेल का जो रेशियो है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो सकता है, जो कि अभी इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है। बट इस कंपनी में बहुत सारे रिस्क भी है, जैसे कि इनका सारा फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में ही है और डीलर और सप्लायर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट लेबवेयर के सेगमेंट में थोड़ा जीएसटी हाइक की है, जिसकी वजह से इनको डिमांड साइड में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो ये था इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को हमारी जो टार्सन प्रोडक्ट के बारे में पूरा एनालिसिस है पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि स्टॉक मार्केट और बिजनेस में इंटरेस्टेड है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।